धन्यवाद बच्चों। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गद्य खंड का पाठ संख्या 14, जिसका नाम है आखिरी चट्टान। ये लिखा है मोहन राकेश जी ने। मोहन राकेश हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे कहानीकार माने जाते हैं। इनकी कहानियाँ आपने नाम सुने ही होंगे, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, जो कि इनके नाटक हैं। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी में 1968 में सम्मानित भी किया गया। 1968 में इन्हें संगीत अकादमी नाटक अकादमी से इन्हें सम्मानित भी किया गया। अब हम देखते हैं कि आखिरी चट्टान में है क्या। आखिरी चट्टान किसके लिखा गया है। तो प्रस्तुत जो पाठ है आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। संस्मरण क्या होता है कि हमने जीवन में किसी प्रकार की कोई यात्रा की है और बहुत वर्ष बीत जाने के बाद हमने उस यात्रा को यादों के सहारे समेट कर रखा है और उन यादों को पन्ने पर उतारना क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। तो दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई। यानी जो गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक की मोहन राकेश जी की यात्रा थी, उसे उन्होंने यादों के दायरे में समेट कर रखा और इन यादों को एक पन्ने पर उकेरते हुए कहा कि यह आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई। वो जो यात्रा थी उनके हृदय में इस प्रकार से समेट ली गई कि उस यादों को उन्हें पन्ने पर उतार कर बताना ही पड़ा। भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। कन्याकुमारी के सूर्यास्त एवं सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है। कन्याकुमारी का जो सूर्यास्त और सूर्योदय का जो विवरण बताया गया है वो अत्यंत सूक्ष्म तरीके से यानी कि बहुत बारीकी से बताया गया है, मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन किया हो। जो कन्याकुमारी का सूर्यास्त और सूर्योदय है, ऐसा लग रहा है कि लेखक ने मानो अपने हाथ से उस प्रकृति के सूर्यास्त और सूर्योदय को बताया हो। तो शुरू करते हैं हमारा ये संस्मरण, जिसका नाम है आखिरी चट्टान। कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। क्या कहा गया कन्याकुमारी को? सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। कैप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। यानी अब जो लेखक है वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। कैप होटल के आगे बाथ टैंक बना हुआ है और उसके बाईं तरफ समुद्र के अंदर जो उभरी स्याह चट्टानों में एक तरफ वो लेखक खड़े हैं और देर तक भारत के स्थल भाग के आखिरी चट्टान को देख रहा है। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल से वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थिति सी लग रही थी। अभी जो कन्याकुमारी, जो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल की वो चट्टान है। इस चट्टान पर कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने भी समाधि ली थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकरा रही थी। बलखाती लहरें रास्ते में नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। यानी जो चट्टान जब एक दूसरे से वो कटती हुई आ रही है तो उस पर बूंदों की जालियां बन जाती है। आपने देखा होगा कि जो बहुत साल पुराने जो पत्थर होते हैं उन पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है, जो वो पानी अंदर अंदर समाने लगता है तो उन पर एक जाली जैसी बन जाती है। तो वही उन चट्टानों पर देखने को मिलती है। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। यानी चारों जहाँ पर भी देखो, सभी जगह नजर दौड़ाओ, वहाँ पर सब जगह पर पानी ही पानी था। फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अक्षय अधिक दूर तक और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं। अब ऐसा लग रहा था कि उस तरफ देखने पर कोई दूसरा छोर है ही नहीं, दूसरा किनारा मुझे नहीं मिलेगा। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। तीनों ओर से क्षितिज को आंखों में समेटता हूँ, यानी कि जो भी क्षितिज जहाँ जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहाँ तक वो चट्टान और पानी ही पानी है। लेकिन जब मैं क्षितिज से आंखें समेटता हूँ तो मैं भूलता जा रहा हूँ कि मैं एक व्यक्ति हूँ, वो भी जीवित, और मैं दूर से यात्रा करने के लिए आया हूँ और एक दर्शक हूँ।
उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी घिर गई है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिम तट की रेखा में एक मोड़ के पीली रेत का एक टीला, ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। कन्याकुमारी का सूर्यास्त ऐसा लगता है कि मानो हम ऐसे देख रहे हैं कि वास्तव में ये जो सूर्य है ये हमारे बहुत नज़दीक है। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। यानी सूर्यास्त देखने के लिए कन्याकुमारी पे लोग बहुत दूर दूर से जगह से आते हैं और सूर्यास्त देखने के लिए वह यात्रियों के लिए टोलियां होती है। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। यानी वो भी जानना चाहता है उन युवतियों से कि मोक्ष क्या होता है। यूं उनकी बातों से कई रहस्यमय आकर्षण उनके युवा शरीरों में था और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए स्याह सफ़ेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य भी सोच में था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। वह सैंड हिल थी। क्या नाम था उस हिल का? सैंड हिल, जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नव युवतियाँ, 6-7 नव युवक, 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त दिख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे उन्हें सूर्यास्त के समय से कॉफ़ी पिला रहे थे। उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहन रखा था। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मिशनरी युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई, उस पूरे कैनवास में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। उनसे कुछ दूर एक रंगहीन बिंदु। मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं कर सका। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। यानी जितना आगे की तरफ लेकर चलना चाहता था उतना गया, क्योंकि वो सूर्यास्त को बहुत नज़दीक से देखना चाहता था। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगें थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं, क्योंकि उत्साह था सूर्यास्त को देखने का। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहां से दूर एक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी में थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, एक जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। यानी कि मैंने उस चोटी को पहली बार से पार किया हो। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियल के झुरमुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियाँ ऊपर उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियाँ ऐसी लग रही थी जैसे उन्मत्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें। अब लेखक कल्पना करते हुए बता रहा है कि वे टहनियाँ जो ऊपर हिलती हुई टहनियाँ ऐसी लग रही थी कि उन्मुक्त यानी कि खुले आकाश में रति के क्षणों में किसी नग्न वन युवतियों की बाहें हों। यानी कि जो नग्न वन युवतियाँ हैं जिन्होंने जो बहुत बारीकी के वस्त्र धारण किए गए उन युवतियों की बाहें। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया हो। वह रेत इस प्रकार से चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण हुआ। वो रेत एकदम नई नवेली है, जैसे कोई नया जैसे आप दुल्हन को ले सकते हो, कोई नई दुल्हन होती है तो उसके चेहरे की जो चमक होती है वो बहुत सुशोभित होती है। उसी प्रकार से वो रेत इस प्रकार चमक रही थी जैसे वो अभी नई नवेली हो, उसका निर्माण अभी अभी हुआ हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक सिरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया।
यानी कि जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी जो लाल लाल तरह की रोशनी है वो पूरी पानी में गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि सूर्य पानी में ही आ गया है और पानी पूरी तरह सोने की तरह लग रहा था। पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया। कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बेजनी और बेजनी से काला पड़ गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियां उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी। हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर स्याही फैल गई थी। स्याही यानी कि पूरा नीला रंग का सब कुछ हो गया था। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट स्याह पकड़कर जैसे लगातार सिर ढूंढ रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैंने अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहां से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कंपकपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा। वहां स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग के हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मैंने और उन रंगों के बीच स्याही पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई रंग की, खाकी, पीली और लाल। मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी नहीं रेत में देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे, यानी बहुत सारे रंग थे। ऐसे विभिन्न प्रकार के रंग, ऐसी रेत के रंग लेखक ने कभी पहले नहीं देखे थे। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते हैं वे सब वहाँ थे, और उनके अतिरिक्त बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग रंगों की रेत हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से छू नहीं सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं। वो रेत इतनी खूबसूरत लग रही थी कि लेखक को उसके पास रखने का बहुत मन कर रहा था, पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोर लूंगा, मैंने उदास मन से वहां से आगे चल दिया। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। यानी कि जब लेखक के पैरों तक पानी आने लगा, वहाँ उस लहर उस पैरों तक भीग गई तो उसे अचानक लगा कि वो खतरे में है। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेटे में लेने जा रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोच आ गई, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने पर मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रख कर किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया।